जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शौर्य क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का। जी हाँ, विषय का नाम है हिस्ट्री, इतिहास, यूनिट 1। इससे पहले हमारी 2 वीडियो और आ चुकी है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाइए, उसको देखिए ताकि आपको ये वीडियो भी काफ़ी अच्छी तरह समझ में आ जाए। आज के इस क्लास में हम बात करते हैं मध्य पाषाण युग की। अक्सर देखा गया है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिला है। इससे पहले हमने पूर्व पाषाण काल के बारे में चर्चा की है। उससे पहले हम भारत के इतिहास को समझने में जो जो चीज़ें हैं उनमें अध्ययन करा है। तो आज हम बात करते हैं मध्य पाषाण युग की, कि मध्य पाषाण युग क्या था। भाई, मध्य पाषाण युग, इससे पहले हमने बताया था कि इस काल को मेसिलोथिक पीरियड या मेसिलोथिक एज के नाम से भी जाना जाता है। इस काल को बेसिकली शिकार एवं पशुपालन युग के नाम से जाना जाता है। इस पूरे चैप्टर में हमें 4 चीज़ों पे ध्यान देना है। एक तो समय पीरियड पे, एक उसके लक्षण पे, औजार पे तथा स्थल पे। अगर हम मध्य पाषाण की बात करते हैं तो मध्य पाषाण जो युग है, इसका समय पीरियड लगभग 10,000 साल ईसा पूर्व से लेकर 4,000 साल ईसा पूर्व के बीच में रहा है। अगर इसके हम लक्षण की बात करें तो उस टाइम पे जो आदि मानव थे, जो पूर्वज थे हमारे, उनके लक्षण किस प्रकार के थे। भाई, जो उस टाइम पे आदि मानव थे उन्होंने पशुपालन की शुरुआत कर दी थी। जी हाँ, पशुपालन की शुरुआत कर दी थी। तो हम कह सकते हैं कि मध्य पाषाण युग की अगर विशेषता की बात करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे उस काल के समय पीरियड की बात करते हैं कि भाई, मध्य पाषाण काल का जो समय था वो इतिहासकारों के अनुसार 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व के बीच का समय रहा है। इस काल का जो लक्षण था, तो इस काल में आदि मानवों ने पशुपालन की शुरुआत कर दी थी और पहला जो पशु पाला गया था वह था कुत्ता। जी हाँ, आदि मानव ने पहले पशु को जो पाला था वो एक कुत्ता था। उन्होंने सबसे पहले एक कुत्ते को ही पाला। इसी के साथ साथ अगर हम इस काल के औजारों की बात करते हैं तो मध्य पाषाण काल के औजार माइक्रोलिथिक औजारों के नाम से जाने जाते हैं। अर्थात ये काफ़ी छोटे और सूक्ष्म रूप के औजार होते हैं और अधिक पैने होते हैं। जी हाँ, इससे पहले वाला जो काल था, जो पूर्व पाषाण काल था, उसके औजार काफ़ी बड़े होते थे और इतने ज़्यादा अपडेटेड नहीं थे। और मध्य पाषाण के जो औजार थे वो काफ़ी छोटे होते थे, इसलिए इसको माइक्रोलिथिक औजारों के नाम से जाना जाता है। और इसीलिए इसमें शुष्क पाषाण उपकरणों का उपयोग किया गया। अगर हम पाषाण की बात करते हैं तो पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। जी हाँ, पत्थरों का युग। इसके बाद हम बात करते हैं स्थल की। भाई, मध्य पाषाण काल के स्थल कौन कौन से थे। भारत में मध्य पाषाण संस्कृति या फिर मध्य पाषाण के अवशेष कहाँ कहाँ से पाए गए। अगर हम स्थलों की बात करते हैं तो भारत में एक क्षेत्र है, एक राज्य है राजस्थान। राजस्थान के बागोर जिले में सबसे पुराना 5,000 वर्ष ईसा पूर्व पुराना पशुपालन का साक्ष्य मिला है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि भारत में सबसे पुराना पशुपालन का जो साक्ष्य है वो राजस्थान के बागोर जिले में, भाई, जहाँ पे पशुपालन होएगा। इट मीन्स क्या है कि वहाँ के लोग अब स्थायी होने शुरू हो गए हैं। इसी के साथ साथ भारत के मध्य प्रदेश के एक क्षेत्र में, आदमगढ़ क्षेत्र में भी सबसे पुराना पशुपालन का साक्ष्य मिला है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में राजस्थान और मध्य प्रदेश में मध्य पाषाण काल के अवशेष मिले हैं, उनके साक्ष्य मिले हैं। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश में के साथ साथ पूर्वी भारत में भी इसके साक्ष्य मिले हैं। और एक कृष्णा नदी घाटी के दक्षिणी क्षेत्र में भी मध्य पाषाण संस्कृति, मध्य पाषाण के हमें साक्ष्य मिले हैं। हम कह सकते हैं कि भारत में राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में और कृष्णा नदी के दक्षिणी क्षेत्र में मध्य पाषाण युग के साक्ष्य मिले हैं, औजार मिले हैं तथा उनके अवशेष मिले हैं। और इन्हीं अवशेषों के बावजूद हम कह सकते हैं कि भारत में मध्य पाषाण जो संस्कृति फैली है वो इसी क्षेत्र में फैली है। इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ और भी स्थल खोजे गए हैं जो कि मध्य पाषाण युग से संबंधित हैं। अगर हम बात करते हैं
प्रतापगढ़ की। तो एक क्षेत्र है प्रतापगढ़, जो कि मध्य पाषाण संस्कृति का मध्य पाषाण जो क्षेत्र है उसका काफी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्षेत्र है। प्रतापगढ़ एक क्षेत्र है, वहां पे 3 अलग अलग क्षेत्र मिले हैं। एक है सराय नहर राय, दूसरा है मेहदा, तीसरा है दमदमा। तो इन क्षेत्र पे प्रतापगढ़ पे भी एक स्थल है प्रतापगढ़, वहां पे 3 अलग अलग स्थलों पर मध्य पाषाण काल के अवशेष मिले गए हैं। इसमें क्या है, अगर हम नहर राय की बात करते हैं तो ये प्रतापगढ़ में है। यहाँ पे युद्ध के साक्ष्य मिले, अर्थात के वही मध्य पाषाण काल में मतलब लोगों के बीच में, आदि मानव के बीच में युद्ध हुआ होगा, उसके साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। इसी के साथ साथ सराय नहर राय से 4 नर कंकाल एक साथ देखने को मिले, अर्थात ये इतिहासकार का मानना है कि भाई एक साथ फाइट हुई होगी तो आपस में इन्होंने एक दूसरे को मार दिया होगा, इसलिए 4 नर कंकाल एक साथ देखने को मिले हैं। साथ के साथ स्तंभगर्त, अर्थात वहां पे खड्डा खोद के लोग बाग रहा करते होंगे, इसके भी साक्ष्य मध्य पाषाण काल से मिले हैं, जो कि प्रतापगढ़ से संबंधित हैं। इसके बाद अगर हम मादा की बात करते हैं तो मिग्र शीघ्र के छल्ले भी वहां से प्राप्त हुए हैं। जी हाँ, हिरन के छल्ले। साथ के साथ हड्डियों के आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। भाई आदि मानव क्या करते थे, हड्डियों के आभूषण पहनते थे, पर आभूषण वो कैसे पहनेंगे, किसी जानवर को मारेंगे, हिरन को मारेंगे, किसी जानवर को मार के जब उसको मारेंगे तो भाई अब उसके अवशेष तो होएंगे, उनके सींग होएंगे, उनकी हड्डियां होएगी। तो जो मैदान है तो वहां से मिग्र शीघ्र के छल्ले मिले हैं, साथ के साथ हड्डियों के आभूषण मिले हैं। इसी के साथ साथ स्त्री पुरुष युगल शवाधान भी हमें प्रतापगढ़ में देखने को मिलता है, प्रतापगढ़ के महादा क्षेत्र में। इसी के साथ साथ अगर हम दमदमा की बात करते हैं तो वहां पे 3 नर कंकाल एक साथ देखने को मिलते हैं और 5 युगल शवाधान। तो हम कह सकते हैं कि मध्य पाषाण काल जो भारत में है, हमें इसके ऊपर 4 चीजों पे ही चर्चा करनी है। एक, उसका समय क्या था, एक उसके लक्षण क्या थे, एक उनके औजार क्या थे, दूसरा उनके स्थल क्या थे। अभी मैंने आपको बताया कि समय 10,000 ईसा पूर्व से लेके 4,000 ईसा पूर्व का उनका लक्षण था क्या, भाई पशुपालन की शुरुआत कर दी थी और पहला जो पशु पाला गया था वो था कुत्ता। उनके औजार क्या थे, उनके औजार को सूक्ष्म पाषाण उपकरण के नाम से भी जाना जाता है। और वो भारत में कहाँ कहाँ पाए गए हैं, राजस्थान में पाए गए हैं, मध्य प्रदेश में पाए गए हैं, कृष्ण नदी घाटी के आसपास पाए गए हैं और प्रतापगढ़ में भी पाए गए हैं। इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लाइक करो मत करो लेकिन कमेंट जरूर कर देते रहो, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं नवपाषाण काल की। अब भाई नवपाषाण काल क्या है, नवपाषाण काल को न्यूलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है, जिसको नवपाषाण काल, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पूर्व पाषाण क्या है, मध्य पाषाण काल क्या है और नवपाषाण काल क्या है। अगर अभी तक आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप जब तक वो नहीं देखोगे ये वीडियो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगी। तो क्योंकि इतिहास को समझना एक आर्ट है, जब तक आप उसके समय पीरियड को नहीं समझोगे, क्योंकि एक चीज़ दूसरी चीज़ से कनेक्ट है, तब तक आपको ये वाला टॉपिक भी इतने आसानी से समझ में नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं नवपाषाण काल की, नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल का जो समय पीरियड है इतिहासकारों के अनुसार 10,000 साल ईसा पूर्व से लेके 1,000 साल ईसा पूर्व के बीच का है। जी हाँ, इसमें भी हम 4 चीज़ों की बात करते हैं, समय की, उनके लक्षण की, औजार की और स्थल की। अगर हम समय की बात करते हैं तो हमने अभी आपको बताया कि 10,000 वर्ष ईसा पूर्व से लेके 10,000 साल ईसा पूर्व से लेके 1,000 साल ईसा पूर्व का जो समय था वो नवपाषाण काल के नाम से जाना जाता है। इस काल का जो लक्षण थे, हमने इस काल को अलग क्यों करा, क्योंकि भाई इससे पहले वाले काल में मध्य पाषाण काल में आदि मानव ने पशु को पालना शुरू कर दिया था। जब पशु को पालना शुरू कर दिया तो अब वो आगे क्या कर सकते हैं, इस काल में इन्होंने कृषि की शुरुआत करी। जी हाँ, नवपाषाण काल में आदि मानव ने कृषि की शुरुआत करी। इसी के साथ साथ जब इन्होंने कृषि की शुरुआत करी है, भाई अगर किसी फसल को उगाया है तो वहाँ पे अब वो
डेफिनेटली रहना शुरू कर देगी। इससे पहले वो क्या करते थे, एक क्षेत्र पे खाना खोजते थे, खाना खत्म होने के बाद वो दूसरे क्षेत्र पे चले जाते थे। पर जब अब इन्होंने कृषि करना शुरू कर दिया तो अब ये एक क्षेत्र पे ही अब ज़्यादा टाइम तक रुक सकते हैं, रह सकते हैं। तो इन्होंने स्थायी जीवन की शुरुआत करी। जब कृषि शुरू करेंगे तो स्थायी जीवन तो ऑटोमेटिकली शुरू होना है। तो इन्होंने स्थायी जीवन की शुरुआत करी और इसी समय में कुंभकारी का ज्ञान, कुंभकारी होता है ना जो चाक के बर्तन बनाते हैं, आपने देखा होगा, जो कि कुम्हार होता है, वो मिट्टी के घड़े से बर्तन या मिट्टी के घड़े का निर्माण करता है। तो इसी काल में हम कह सकते हैं कि नवपाषाण काल में ही कुंभकारी का ज्ञान हुआ, कृषि की शुरुआत हुई और स्थायी जीवन की शुरुआत हुई। अगर हम बात करें कि सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई और कौन सी खाई गई, तो उस टाइम पे सबसे पहले जौ को उगाया गया, गेहूं को उगाया गया, चावल को उगाया गया तथा मक्का को भी उगाया गया। तो इन 4 फसलों के साक्ष्य इतिहासकारों ने खोजे हैं, अर्थात इन 4 फसलों का उपयोग नवपाषाण काल में किया जाता होगा। अगर हम उस काल के औजारों की बात करते हैं तो औजार, इस काल में पहिए का आविष्कार हो चुका था। भाई जब कुंभकारी का ज्ञान हो गया, तो कुंभकारी के ज्ञान से पहिए का भी आविष्कार हो गया। क्यों? क्योंकि अब आदि मानव को पता हो गया कि अगर कोई गोल चीज़ को हम कन्वर्ट करते हैं, किसी भी धातु को गोल चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, तो उसका इस्तेमाल हम काफ़ी चीज़ों में कर सकते हैं। जिस प्रकार से कुंभकारी का ज्ञान हुआ, इसी के साथ साथ स्लेट पत्थर के औजारों का भी अब निर्माण करना शुरू कर दिया। इससे पहले जो औजार होते थे वो दूसरी चट्टानों के होते थे, थोड़े भारी भारी होते थे और इतने पैने नहीं होते थे। सबसे जो नॉर्मल औजार थे वो पूर्णपाषाण काल के हैं, उससे थोड़े अच्छे होगी मध्यपाषाण काल के, और मध्यपाषाण काल से भी अच्छे औजार हमें देखने को मिले हैं नवपाषाण काल में। इस काल में मानव को लोहे का ज्ञान हो गया। जी हाँ भाई, 9000 10,000 ईसा पूर्व से लेके 10,000 साल ईसा पूर्व से लेके 1,000 साल ईसा पूर्व के बीच का समय है। तो 1,000 साल ईसा पूर्व में तो भारत में भी लोहे का ज्ञान हो गया था। तो हमने देखा कि भाई पहिए का आविष्कार हुआ, लोहे का ज्ञान हुआ। इसी के साथ साथ यूपी में एक जगह है अतरंजी खेड़ा, सबसे पुराना लोहे के साक्ष्य इसी साइड पे देखने को मिले हैं। इसी के साथ साथ यूपी में हस्तिनापुर से भी लोहे के अवशेष का देखने को मिला है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं इस काल के स्थलों की कि भाई कौन कौन से स्थल इस काल से संबंधित हैं, तो एक है बलूचिस्तान में है मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ में बलूचिस्तान से, कश्मीर से और इलाहाबाद से, इन 3 क्षेत्रों से हमें नवपाषाण काल के स्थल देखने को मिले हैं। अगर हम बलूचिस्तान की बात करते हैं तो वहाँ पे एक क्षेत्र है मेहरगढ़, और इसी के साथ साथ कश्मीर में एक क्षेत्र है बुर्जहोम। बुर्जहोम में कब्रों को शवों में कब्रों को रखा जाता था, जैसे आजकल करते हैं। इसी के साथ साथ बुर्जहोम में यह भी देखने को मिला है कि इन्हीं कब्रों में मालिकों के साथ, शवों के साथ साथ पालतू कुत्तों को भी रखा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि नवपाषाण काल में मालिक के साथ उसके पालतू जानवर तथा कुत्ते को भी शव के साथ में रखा जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लाइक करो मत करो लेकिन कमेंट जरूर कर दे करो, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। इससे पहले हमारी 2-3 वीडियो आ चुकी हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, उसको वॉच कीजिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। और आपके लिए हम एक नई चीज़ लेके आए हैं। आपके लिए हम 3 प्रकार का कोर्स लेके आए हैं। आपका पूरा बुक, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, पूरे बुक के जो नोट्स है इसी प्रकार को आपको PDF में दे दिए जाएंगे अगर आप हमारा बेसिक कोर्स हमारा ज्वाइन करते हो। तो उसमें आपको पूरी बुक के नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएगी। और आपको ये बात यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि पूरी बुक के जो नोट्स हैं, पूरी बुक की
सिर्फ 6 से 8 वीडियो आने वाली है, जिसमें 6 से 8 वीडियो में पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले 2-3 वीडियो आ चुकी हैं। और अगर आप हमारा दूसरा कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको पूरी बुक के वीडियो जो आने वाली हैं या जो आ चुकी हैं उसका एक्सेस दे दिया जाएगा। ये वीडियो केवल उन्हीं लोगों के लिए होगा जो कि हमारा ये कोर्स ज्वाइन करते हैं। अगर आप हमारा 3rd कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको PDF नोट्स तो दिए जाएंगे, साथ ही साथ आपको वीडियो का एक्सेस भी दिया जाएगा। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ सकते हो। आप अपनी कोई भी क्वेरीज हमसे पूछ सकते हो, या जो भी आपको परेशानी एग्ज़ाम के समय में आ रही है या अभी आ रही है तो हम आपके लिए उस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो लेके आ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।